आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आप एक विजनरी हैं जो मानते हैं कि आपका ओपिनियन मायने रखता है? क्या आप एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सके? ये समरी आपको बताएगी कि एक इनएक्सपीरियंस्ड कम्युनिकेटर से एक ग्रेट इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कम्युनिकेशन लाइफ का सेंटर है। यहीं से हर चीज़ की शुरुआत होती है, चाहे वो आपका करियर हो या लाइफ का कोई भी एरिया। कम्युनिकेशन स्किल्स की सॉलिड फाउंडेशन से ही सक्सेस की शुरुआत होती है। कोई भी बिना ये जाने सक्सेसफुल नहीं हो सकता कि इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे किया जाए। ये समरी आपको एहसास कराएगी कि डेली लाइफ के हर एरिया में कम्युनिकेशन का स्किल कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। आप जानेंगे कि सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 5 स्टार कम्युनिकेटर बनकर आप बिजनेस की दुनिया में अपनी ऐसी जगह बना लेंगे कि कोई आपको आसानी से हटा नहीं सकता है। अगर आपके पास ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी। इस समरी में दी गई टेक्निक्स यूज़ कर आप अपने ऑडियंस के साथ पर्सनली और इमोशनली कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो चीज़ आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही है, वो इस समरी की मदद से जल्द ही पूरी तरह से पॉसिबल हो जाएगी। स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड पैशन। हम में से कई लोग फेमस स्पीकर बनना और लोगों को अपने आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस करने का सपना देखते हैं। हम में से कुछ लीडर बनने का सपना देखते हैं, तो कुछ पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ बनना चाहते होंगे। इन सब के लिए एक खास लेवल का कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। अपनी स्पीच में कॉन्फिडेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कई लोगों के सामने खड़े होते हो जिन्हें आपके ओपिनियन पर डाउट हो सकता है, तो एक चीज़ आपके अंदर होती है, और वो चीज़ है पर्सुएड करना, यानी लोगों को मनाने की पावर। सिर्फ स्किल्स होना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अपने ऑडियंस पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हो। फर्स्ट, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। आप एक स्पीकर हैं, तो अपने ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए आपको क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढने होंगे। अपने आइडिया को ईमानदारी के साथ एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। साथ ही आपको अपने ऑडियंस के प्रति हमदर्दी भी दिखानी होगी। याद रहे कि जब आप ऑडियंस के सामने खड़े हों, तो आपकी आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए और उनके दिल को छूनी चाहिए। आप लोगों को सिर्फ फैक्ट्स के दम पर नहीं मना सकते। उन्हें ये बताने के बजाय कि क्या करना चाहिए, आपको उन्हें फील कराना होगा कि कौन सा एक्शन सही है। लोग तब आपकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे जब आप उन्हें ऑर्डर देकर समझाने के बजाय उन्हें अपने बराबर ट्रीट करोगे। इससे उन्हें फील होगा कि वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, बल्कि खुद एक्शन ले सकते हैं। अपनी आवाज़ की पावर से आप अपने आइडियाज़ को इकट्ठा करके उन्हें एक खास मकसद में बदल सकते हैं, जिसमें आपकी ऑडियंस भी पार्ट ले सकें। आपके प्लान के सक्सेसफुल होने का चांस तब और ज़्यादा होगा जब आप और आपकी ऑडियंस के पास रिलेट करने के लिए एक कॉमन गोल होगा। आप अपने आइडियाज़ को सही जगह यूज़ करके उन्हें रियलिटी में बदल सकते हैं। आप अपने ओपिनियन को एनालॉजी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और स्पीच के दूसरे तरीकों से एक्सप्रेस करके सुनने वालों के साथ और भी गहरा कनेक्शन बना सकते हैं। अब जैसे मैथ्यू का एग्जाम्पल लेते हैं। मैथ्यू उस देश के प्रेसिडेंट हैं जो जंग के बाद तबाही का सामना कर रही है। उस जंग की वजह से उनके देश को भारी नुकसान हुआ था और अब उनकी सारी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। लेकिन प्रेसिडेंट होने के नाते मैथ्यू ने हिम्मत नहीं हारी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक स्पीच दी जिसने देश की जनता को काफ़ी इंस्पायर किया और उनकी हौसला अफजाई की। मैथ्यू को अपने लोगों के साथ बेहद हमदर्दी थी, जो उस वक्त देश में चल रही परेशानियों की वजह से तकलीफ में थे। उन्होंने जंग में शहीद हुए अपने बहादुर जवानों के लिए एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने उनके परिवारों और दोस्तों को भी एड्रेस किया, जो उस वक्त गहरे दुख और सदमे में थे। मैथ्यू अपने लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि वो बर्बाद हुए गांव और शहरों को वापस पहले जैसा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने बीमारों को तसल्ली दी और जो बुरी तरह जख्मी हुए थे उन्हें सहारा भी दिया। मैथ्यू के पास एक प्लान था और उन्होंने लोगों को परसुएड करते हुए समझाया कि इस वक्त उनका छोटे से छोटा योगदान भी कितना मायने रखता है। फिर कई समस्याओं से गुजरने के बाद आखिरकार मैथ्यू का देश न सिर्फ पहले जैसा हो गया था, बल्कि अब उसने पहले से ज़्यादा तरक्की भी कर ली थी। मैथ्यू का देश गरीबी और बीमारी से उभर गया था। मैथ्यू के पक्के इरादे की वजह से उन्हें अपने देश की हिस्ट्री में सबसे बेमिसाल प्रेसिडेंट के तौर पर जाना जाता है।
आप भले ही किसी देश के प्रेसिडेंट ना हों, तो भी आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को लिमिट नहीं करना चाहिए। खुद को किसी से कम मत आंको और ना ही इस बात से घबराओ कि आप एक अलग शख्सियत हो और आपकी अपनी अलग सोच और राय भी है। अपनी काबिलियत और पैशन के साथ जब तक आप इस समरी की एडवाइस को फॉलो करते रहोगे, आपको फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये आपको अपनी छुपे हुए पोटेंशियल को पहचानने में हेल्प करेगा और पब्लिक के सामने अपनी बात रखने की आपकी एबिलिटी को शार्पन करेगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ सुनने वालों के दिल को छू पाएंगे और आपकी आवाज़ बुलंद और खुलकर उन तक पहुंचेगी। याद रहे, आप इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए ऑडियंस में अपनी धाक जमा सकते हैं, क्योंकि आप एक ग्रेट स्पीकर बनने के लिए ही बने हैं। परसुएशन। इंसान कई अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ पैदा होता है। अगर आप एक ज़बरदस्त स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्किल्स को अच्छे से यूज़ करना होगा, ताकि आप जो कहना चाहते हैं उसे लेकर अपने ऑडियंस को यकीन दिला सकें। परसुएशन का टेक्निक लोगों के अंदर एक नेचुरल स्किल होता है जो उन्हें पैदाइशी मिलता है। इस चैप्टर में हम अपने स्किल्स को फुल पोटेंशियल तक यूज़ करने और उसे अपने कम्युनिकेशन पर अप्लाई करने पर फोकस करेंगे। एक स्पीकर और उसकी ऑडियंस के बीच प्रॉपर सोशल कम्युनिकेशन का सीक्रेट है परसुएशन, यानी किसी को समझाना, बुझाना या मनाना। एक स्पीकर होने के नाते आपको अपने विजन को रियलिटी से लिंक करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना होगा। ये बात तो पक्की है कि आप जब तक इस दुनिया में रहेंगे, आपके पास सुनाने के लिए कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी। आप इन्हें एंटरटेनमेंट या लेसन देने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इन्हें परसुएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो। ये एक ज़रूरी स्टेप है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। एक स्पीकर के तौर पर दूसरों को मनाने से पहले आपको खुद को मानना या समझाना होगा। जब लोग ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद क्लियरली पता नहीं होता है, तो अक्सर ऐसे लोग अपना मैसेज डिलीवर करने में फेल हो जाते हैं। आखिर आप किसी चैलेंज को कैसे पार सकते हैं जब आपको उसके मैकेनिक्स के बारे में मालूम ही ना हो? रिजेक्शन फेस करते हुए आपको उससे परे देखना है और ये सीखना है कि वो आपको कैसे एक स्पीकर के तौर पर इम्प्रूव कर सकता है। जो एरिया आपकी एक्सपर्टीज से बाहर हैं, उनमें आपको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपकी लगन आपको आगे बढ़ने में मदद करती रहेगी। ये ध्यान रहे कि अपने ऑडियंस के प्रति हमदर्दी बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आप उनसे बॉन्ड कर पाए तो अपने गोल तक पहुंचने के आपके चांस ज़्यादा होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स और आइडियाज़ हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चाहे आपके पास दूसरों से बेटर आइडिया हो, तब भी अगर आप परस्युएट करना नहीं जानते हैं तो आपका आइडिया किसी काम का नहीं होगा। जो लोग कम्युनिकेट करने में स्किल्ड होते हैं, वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, फिर चाहे उनके आइडियाज़ बोरिंग ही क्यों ना हो। हर चीज़ परस्युएशन से स्टार्ट होती है। आपके ग्रेट आइडियाज़ किसी काम के नहीं हैं अगर आप ये नहीं जानते कि खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है। ग्रेट स्पीकर्स अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और आइडियाज़ दोनों को बैलेंस करते हुए अपने टारगेट ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इन एबिलिटीज़ के साथ आप अपने सुनने वालों को अपनी बात से और प्लान से ज़रूर अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये आपके ऑडियंस के अंदर काम करने और आपके आइडिया को फॉलो करने की इच्छा जगाएगा, क्योंकि आप उन्हें ये समझा पाएंगे कि आपका प्लान क्यों इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। चलिए यहाँ हम ओलिवर का एग्जाम्पल लेते हैं। ओलिवर एक एम्प्लॉय है जो एक फेमस कंपनी में पिछले 8 सालों से काम करता आ रहा है। ओलिवर अपनी डिवीजन में सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर है। उसने ऐसी कई इन्वेंशन की हैं जिसने कंपनी की रेप्यूटेशन में 4 चांद लगा दिए हैं। इतना स्किल्ड वर्कर होने के बाद भी उसे अपने करियर में एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला है। कई एम्प्लॉयर्स भी वही सवाल कर सकते हैं जो आपके मन में होगा कि उसे कभी प्रमोशन क्यों नहीं मिला। तो इसका जवाब भी सिंपल है। ओलिवर अपने काम को इंटरनली हैंडल करने में एक्सपर्ट हो सकता है, पर वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। वो बस यहाँ वहाँ की बातें करता है, कभी पॉइंट पर नहीं आता। उसकी प्रेजेंटेशन एकदम बेजान होती है और उसके कलीग्स को ज़रा भी मोटिवेट नहीं कर पाती। अपनी खराब कम्युनिकेशन स्किल के कारण ही वो अपने से जूनियर पोजीशन के कोवर्कर के बराबर ही रह गया। ओलिवर के सुपीरियर ऑफिसर्स उसका रोल बढ़ाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो दूसरों को इंस्पायर और परसुएट कर सके। ओलिवर जैसे लोग जो अपनी जॉब में तो कमाल के होते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि उनकी खराब कम्युनिकेशन स्किल उन्हें उस पोजीशन तक पहुंचने से रोक रही है जो वो डिजर्व करते हैं। कुछ को शायद अपनी कमजोरी के बारे में पता भी होगा, पर वो इसके बारे में कुछ नहीं करते और बाद में पछताते रहते हैं, और इससे उनका करियर बुरी तरह अफेक्ट होता है। इस समरी के जरिए आप अपने खराब कम्युनिकेशन स्किल के कारण अपनी जॉब में पिछड़ने से बच पाएंगे।
अपनी कमजोरियों के बारे में जान पाएंगे। इसमें कुछ एडवाइस भी दी गई हैं जिन्हें फॉलो करने से आप गलत डिसीजन लेने से बच पाएंगे और आपकी लाइफ भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। एक कम्युनिकेटर के तौर पर आपका काम है अपने बेस्ट आइडियाज़ को डिस्प्ले करना और अपनी ऑडियंस को अपना प्लान समझाना। जब आप इस गोल को लेकर चलते हो तो ये पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एवरेज से बढ़कर होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको अपने आइडियाज़ अलग अलग एज, स्टेटस, बैकग्राउंड और लैंग्वेज वाले लोगों को समझाना होगा। ग्रेट आइडियाज़ के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि आप अपने आइडियाज़ को स्किलफुली एक्सप्लेन कर सकें। बेस्ट आइडियाज़ के साथ आपके ऊपर इसके प्रोसेस और मैकेनिक्स को कई लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि इसकी वजह से आपको इस सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना होगा। आपको सीधे और सिंपल तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करना होगा। अपने आइडियाज़ ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे आप उसे क्लास 3 में पढ़ने वाले बच्चे को समझा रहे हों। ऐसी लैंग्वेज यूज़ मत करो जो आपके लिसनर्स को कंफ्यूज कर दे। याद रहे कि बड़ी भीड़ का मतलब है कि हो सकता है कि आपकी ऑडियंस में ज़्यादातर लोग उस सब्जेक्ट के बारे में अभी जाना हो और उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, बल्कि आप ये लैंग्वेज उन लोगों को ध्यान में रखते हुए यूज़ कर रहे हैं जिन्हें उस सब्जेक्ट के बारे में पहले से कुछ भी नॉलेज नहीं है। आपको अपने टॉपिक को ईजी तरीके से समझाना होगा ताकि वो आइडिया लोगों को समझ में आए और वो उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकें। आसान भाषा में एक्सप्लेन करने से गलतफहमी होने और अनसर्टेनिटी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ऑडियंस के पास जो भी मैसेज जाएगा एकदम क्लियर होगा और अगर उनके पास कोई सवाल होगा तो वो पूछने में झिझकेंगे भी नहीं। ग्रेट आइडियाज़ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ये अलग अलग फील्ड्स और लैंग्वेज के लोगों को एक साथ ला सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद इंग्लिश एक नई भाषा हो, इसीलिए अपने वर्ड्स को सिंपल रखना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि समझ में आने वाली बात की जाए। ये रूल सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं बल्कि फील्ड में सब के लिए है, ताकि गलतफहमी को अवॉइड किया जा सके। जिन्हें कॉम्प्लेक्स वर्ड समझने में दिक्कत होती है वो आमतौर पर कोई सवाल पूछे जाने पर मेजॉरिटी वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। उस सवाल को प्रोसेस करने के बजाय वो मेजॉरिटी की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनके जैसा ही जवाब देने लगते हैं। इसे आप इजीली समझ में आने वाली लैंग्वेज और इजी वर्ड्स के जरिए ठीक से कम्युनिकेट करके अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे हेनरी को ही ले लो, वो एक जाने माने इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट है। उसे एक बुजुर्ग औरत जेन का बिल बनाने का काम दिया गया। जेन का कार से एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी। जेन को बहुत चोटें आई थी पर किस्मत से वो बच गईं। 1 महीने रेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। हेनरी ने जेन से कुछ हॉस्पिटल से जुड़े खर्चों के बारे में पूछा पर जेन को कुछ समझ नहीं आया। हेनरी इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर रहा था कि जेन कंफ्यूज हो गई। वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। हेनरी और सवाल पूछता रहा और अचानक उसे एहसास हुआ कि जेन उसके सवालों का मतलब समझ नहीं पा रही है। अपने खराब वर्ड चॉइस के लिए हेनरी ने माफ़ी मांगी और वही सवाल सिंपल लैंग्वेज में दोबारा पूछा। इस बार जेन ने सारे सवालों के जवाब तुरंत दे दिए और हेनरी को शुक्रिया कहा कि उसने उसकी सिचुएशन को समझा। इसके बाद हेनरी ने आसानी से जेन का बिल बनाया और वो दोपहर तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। हेनरी को भी तसल्ली हो गई क्योंकि आखिरकार वो जेन की हेल्प करने में कामयाब रहा था। उसने जेन को गाइड किया जिससे वो बेटर डिसीजन ले पाई, जिससे कि अल्टीमेटली चीज़ें उसके लिए बेहद आसान हो गई थी। ये एक्सपीरियंस हेनरी के लिए एक बड़ा लेसन था और उसके बाद उसने अपने क्लाइंट से सिंपल शब्दों में बात करना शुरू कर दिया। अ यूनिक प्रेजेंटेशन। अब जब आप जान चुके हैं कि अपने ऑडियंस को कैसे पर्स्यूएट करना है, तो आपको ये भी सीखना होगा कि उन्हें अपना आइडिया कैसे प्रेजेंट किया जाए। जैसे जैसे आप लोगों से बात करो, आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट जितना हो सके उतना सिंपल और क्लियरली इंट्रोड्यूस किया जाए। अपने आइडिया को और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपको कई तरह के टेक्निक्स यूज़ करने होंगे। विजुअल लर्नर्स यानी देखकर समझने वालों के लिए आप एनिमेशन और पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स यानी सुनकर समझने वालों के लिए साउंड, स्पीच और रीडर्स यानी पढ़कर समझने वालों के लिए साफ सुथरी डिज़ाइन किए हुए टेक्स्ट। इन कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हुए आपको ऑर्डिनरी और बेस्ट परफॉर्मेंस के बीच एक बड़ा गैप दिखाई देगा। क्योंकि ये अलग अलग तरह के लिसनर्स को अट्रैक्ट करेगा, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी इफेक्टिव होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेस्ट यही है कि बोरिंग और कॉमन टाइप के प्रेजेंटेशंस को अवॉइड किया जाए, जिसमें बेसिक टेक्स्ट और बुलेट पॉइंट्स शामिल हैं।
बोरिंग प्रेजेंटेशन का मतलब है बोरिंग स्पीकर। आपको अपने ऑडियंस के आगे डल, एवरेज और नाकाबिल स्पीकर जैसा दिखने से बचना होगा। इससे भी बुरा तो तब होता है जब आपकी ऑडियंस को आप याद ही नहीं रहते। ये मुश्किल वर्ड्स और ऐसे नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट ना हो उन्हें अवॉइड करना ही अच्छा होता है। जब आप कम से कम इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा ऑडियंस फ्रेंडली और यादगार रहेगी। ये भी ध्यान रहे कि किसी भी स्लाइड में ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि हर स्लाइड में आप जो टेक्स्ट लिखोगे वो आपके टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट और उनकी समझ को कैसे अफेक्ट कर सकती है। ये एक फैक्ट है कि इंसान मल्टीटास्किंग कर सकता है, लेकिन उतना काबिल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हम एक ही साथ दो अलग अलग काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों को इक्वल अटेंशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपके ऑडियंस के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्क्रीन पर आपके प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के साथ साथ उतने ही अटेंशन के साथ आपकी स्पीच भी सुने। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि प्रेजेंटेशन में आपको कम से कम वर्ड्स और फोटो क्यों यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ऑडियंस का फोकस चीज़ों को विजुअली अब्जॉर्ब करने के बजाय आपकी बातों पर ज़्यादा होना चाहिए। अपने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिकलिटी को टेस्ट करने के लिए आपको 3 सेकंड रूल याद रखना होगा। अगर आपकी ऑडियंस 3 सेकंड के अंदर आपकी स्लाइड ना पढ़ पाए तो यानी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए यहाँ हम ईथन का एग्जाम्पल लेते हैं। ईथन एक ऐसी कंपनी में इंजीनियर है जो एडवांस क्रिएशन के लिए जानी जाती है। हर साल कंपनी एक शो ऑर्गेनाइज करती है जहाँ इंजीनियर्स नए कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके काम को फंड करें। हर साल ईथन को अपने आइडिया को प्रेजेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि उसका काम इनोवेटिव होता है, इसके बावजूद वो लोगों का ध्यान नहीं खींच पाता है। कोई उसके काम में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता है। तो ईथन को नॉन एक्सपर्ट्स को ये विश्वास दिलाना होगा कि उसके आइडिया में बहुत पोटेंशियल है और इसके लिए उसे सिंपल टर्म्स में अपनी बात रखते हुए ऐसे समझाना होगा जो ज़्यादातर लोगों को ईजिली समझ में आए। इस इवेंट के लिए ईथन कम टेक्स्ट और ज़्यादा पिक्चर वाली प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि स्पीच में वो सिंपल वर्ड्स यूज़ करे और कॉन्फिडेंस के साथ ज़ोर से अपनी बात रखे। वो ये भी ध्यान रखता है कि उसके प्रेजेंटेशन की तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर कॉन्फिडेंस से भरा हो। जो टेक्निक्स उसने यूज़ की उनकी वजह से ईथन कुछ इन्वेस्टर्स को अपने काम को फंड करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। बाकी इंजीनियर्स की तरह उसने बोरिंग प्रेजेंटेशन नहीं दी जो टेक्स्ट और नंबर्स से भरे हुए थे। ईथन ने अपनी प्रेजेंटेशन से सबके बीच अपनी धाक जमा ली, क्योंकि उसका डेमो बाकियों से हटके था। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए आपके अंदर ये एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। आपको सिंपल बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी बात आसानी से दूसरों को समझ में आए। प्रेजेंटेशन बनाते वक्त ज़्यादा फ्लैशी बनने या दिखावा करने की कोशिश न करें। अगर सब कुछ क्लियर और सिंपल होगा तो आप भी ईथन की तरह लोगों को मना पाएंगे। एक विजनरी वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करके उन्हें लीड करता है। वो किसी भी क्राउड के साथ कनेक्ट कर सकता है और लोगों को अपने पॉइंट्स और आइडियाज समझा सकता है। अगर आपका गोल एक भरोसेमंद स्पीकर बनना है तो इस अप्रोच को याद रखना आपको बहुत इम्प्रूव करेगा। यह आपके लिए न सिर्फ नए दरवाजे खोलेगा बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जादू की तरह काम करेगा। इससे पहले के चैप्टर्स में आपने जाना कि अपने ऑडियंस को कैसे मनाया जाए। अब टाइम आ गया है पर्सुएशन के सबसे पुराने और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म को समझने का, जो है पैथोस। पैथोस का मतलब है दूसरों के इमोशन को अट्रैक्ट करना। ये पर्सुएशन के 3 अर्ली फॉर्म्स में से एक है जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने क्रिएट किए थे। कई सक्सेसफुल लोग अपने ऑडियंस के रिस्पॉन्स को जगाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी खास लैंग्वेज, हमदर्दी भरे एग्जाम्पल और ख़ास शब्दों से अपने लिसनर्स को इमोशनली अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में बोले तो आप पैथोस को स्टोरी टेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ खास चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जिसके बैकग्राउंड में स्टोरीज होती हैं। उस आइडिया से जुड़ा एक्सपीरियंस जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं, उसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उस आइडिया के साथ उनका पहले से कोई कनेक्शन है। पैथोस को ठीक से मैनिपुलेट कर पाना एक ऐसी एबिलिटी है जो हर ग्रेट लीडर या विजनरी में होती है। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने व्यूअर्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करते हुए उन्हें उनके काम की इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं।
जैसे जैसे उनकी स्टोरीज और पिच प्रोग्रेस करती है, उनके ऑडियंस की नज़र में उनके आइडियाज़ और भी रियलिस्टिक बन जाते हैं। इससे लोग स्पीकर की बातों को और इंटरेस्ट लेते हुए सुनते हैं। दूसरों को यकीन दिलाए बिना आपका आइडिया कभी रियलिटी में तब्दील नहीं हो सकता है। स्पॉन्सरशिप और फाउंडेशन थोड़े बहुत पर्सुएशन के बगैर नहीं बनाए जा सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पैथोस भी ज़रूरी है। जब आप अपनी स्पीच में वो इमोशनल एलिमेंट डालेंगे, तभी आप अप्रोचेबल और रिलेटेबल बन पाएंगे। एक स्पीकर का आइडिया तब और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है जब वो इसे किसी फीलिंग या इमोशन से कनेक्ट करता है। एक बार लोगों को फील हो जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से रख पाएंगे। पैथोस बेस्ट तरीका है अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का, जिसके साथ ही ये सक्सेस पाने की हायर पॉसिबिलिटी भी देता है। बस आपको इतना करना है कि आप उन्हें कोई इमोशन दिखाकर या सिंपली कोई स्टोरी सुनाकर उनसे जुड़ना है। आप चाहें तो उन्हें अपनी फर्श से अर्श वाली स्टोरी या फेलियर से सक्सेस की स्टोरी सुना सकते हैं। ये उन्हें आपकी तरफ खींचेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं। साथ ही वो इंस्पायर्ड भी फील करेंगे, ये सोचकर कि चाहे शुरुआत कैसी भी हो, पर इंसान कभी भी कुछ बड़ा कर सकता है। बिना हमदर्दी के लोग आपके आइडिया की तरफ कम अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए नहीं कि आपके पॉइंट्स क्रिएटिव नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपकी स्पीच सुनने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है। याद रहे, बिना हमदर्दी के ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि कैसे आपका प्रोजेक्ट उनकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। बिना प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन के लोग आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे और आपके आइडियाज़ की इम्पोर्टेंस को समझने में नाकामयाब रहेंगे। आपको उन्हें दिखाना होगा कि आपका आइडिया कैसे डेवलप हुआ, और ये भी प्रूव करो कि कैसे ये हर स्टेट्स के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। चलिए यहाँ हम शार्लेट का एग्जाम्पल लेते हैं। शार्लेट एक काबिल डॉक्टर है जिसने एक नई दवाई डिस्कवर की है जो कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर सकती है। उसने ऑब्जर्व किया कि ये दवाई सर्जरी और रेडिएशन से ज़्यादा काम की है। शार्लेट कहती है कि ये पेशेंट्स को हील करने का बेस्ट तरीका है जिसमें उन्हें कम से कम नुकसान होता है, और बाकी दवाइयों के मुकाबले इसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान शार्लेट को एहसास हुआ कि इस दवाई का बहुत ख़राब साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसे अपनी दवाई को और भी कैंसर पेशेंट्स पर यूज़ करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पर्सुएड करने का चांस दिया गया। हॉस्पिटल में कई सालों के एक्सपीरियंस के कारण शार्लेट ने स्मूथली एक्सप्लेन किया कि उसके पेशेंट्स के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाए। वो दवाई से इलाज करवाने वाले पेशेंट्स और दूसरी दवाई लेने वाले पेशेंट्स के बीच जो फ़र्क देखा गया, उस बारे में वो डिटेल से बताती है। शार्लेट डिस्क्राइब करती है कि कैसे उसने दवाई के कंपोनेंट्स और कैंसर पेशेंट्स पर इसके रिएक्शन को डिस्कवर किया। वो आगे और बताती है कि अपने कमज़ोर और बेहद नाजुक हालत में पहुंच चुके पेशेंट्स को बीमारी से लड़कर फिर से ठीक होते देखना उसके लिए कितना इमोशनल मोमेंट होता है। उसने बोर्ड को अपने कैंसर पेशेंट्स का एक वीडियो प्रेजेंट किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी दवाई को स्पॉन्सर किया, क्योंकि इससे कई जानें बचाई जा सकती हैं। शार्लेट ने आगे कहा कि उसकी दवाई लोगों के जीवन को कैसे बदल सकती है, और बोर्ड इस दवाई को इम्प्रूव करने की परमिशन देकर कितनी जानें बचा सकता है। शार्लेट ने आगे और थैंकफुल फील करते हुए कहा कि उसके पेशेंट्स उसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे, और उसने उन्हें कन्विंस किया कि ये दवाई उसके पेशेंट्स और हॉस्पिटल को एक बेहतर फ्यूचर की गारंटी दे सकती है। उसके पक्के इरादे को देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे नई दवाई यूज़ करने की परमिशन दे दी। दूसरी तरफ फाउंडेशन के स्पॉन्सर्स ने कैंसर पेशेंट्स को दिया जाने वाला डोनेशन भी 3 गुना बढ़ा दिया। शार्लेट ने उन्हें यकीन दिलाया क्योंकि उसने पैथोस टेक्निक को यूज़ किया था। उसने अपने पेशेंट्स पर दवाई से होने वाले असर को दिखाकर उन्हें इमोशनली उस चीज़ से जोड़ दिया जिससे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर्स को पर्सुएड कर पाए। लोग इमोशनल रिस्पॉन्स से जुड़ी मेमोरीज को ज़्यादा याद रखते हैं। वो उन चीज़ों को आसानी से मान लेते हैं जो उन्हें किसी इमोशन से जोड़ती हैं। शार्लेट की तरह आप भी अपने ऑडियंस को अपने आइडियाज़ बेहतर तरीके से समझाने के लिए पैथोस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट द बेस्ट लॉगलाइन। लॉगलाइन समरीज होती हैं जो किसी मूवी, टीवी शो या फिल्म के प्लॉट को प्रीव्यू करती हैं। ये कैरेक्टर, उनके गोल्स और उनके संघर्ष के बारे में एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन देती है। एक कम्युनिकेटर के तौर पर आपका काम है लॉगलाइन क्रिएट करके उन्हें अपने आइडिया में प्रेजेंट करना। आपको ऐसी लॉगलाइन डेवलप करनी चाहिए जो शॉर्ट हो, आई कैचिंग हो और बेमिसाल हो। एक ग्रेट लॉगलाइन आपको क्लाइंट्स और अटेंशन दोनों प्रोवाइड करेगी। जब आप अपने विजन को एक लॉगलाइन के जरिए सेल करते हो तो लोगों को एहसास होता है कि कैसे आपके आइडियाज़ सिर्फ एक शॉर्ट कैच फ्रेज से बेस्ट ऑफ द बेस्ट की गारंटी दे सकते हैं।
हमारा ब्रेन लॉगलाइन को फौरन प्रोसेस कर सकता है। वो ज़्यादा टाइम लिए बिना एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस से ही लोग समझ जाएंगे कि आपका आइडिया कैसे सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि लॉगलाइन आपके व्यूअर्स का अटेंशन खींचने के लिए क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा सीधा है। इंसान इतने एडवांस नहीं है कि किसी इवेंट के हर डिटेल को रिकॉर्ड कर सके। हमें यादगार एक्सपीरियंस को किसी इवेंट के हाईलाइट की तरह याद रखने की आदत होती है, लेकिन हमें पैटर्न्स और जनरल मीनिंग्स और मैसेज अच्छे से याद रह जाते हैं। इसलिए लॉगलाइन वो परफेक्ट तरीका है एक लास्टिंग इंप्रेशन डालने का। ये हमें कुछ भी जो शॉर्ट, टू द पॉइंट और यादगार हो उसे याद रखने में हेल्प करते हैं। कई सक्सेसफुल स्पीकर्स अपने ऑडियंस को लॉगलाइन के जरिए ही पर्सुएड करने की कोशिश करते हैं। वो पैथोस के कॉन्सेप्ट और लॉगलाइन को मिक्स करके शॉर्ट लेकिन मीनिंगफुल फ्रेज क्रिएट करते हैं। शॉर्ट मैसेज बड़ी आसानी से ऑडियंस का ध्यान खींच लेता है। अब जब आप लॉगलाइन की इंपॉर्टेंस समझ चुके हों तो ये कुछ एडवाइस है ताकि आप उन्हें लेकर कोई गलती न करें। कुछ आइडियाज़ को लंबे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को कई पेज एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है ये समझाने के लिए कि उसके बेसिक्स कैसे काम करते हैं। ये एक फैक्ट है कि ग्रेट आइडियाज़ को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब आप लॉगलाइन क्रिएट करें तो आपको ज़्यादा डिटेल्स अवॉइड करनी चाहिए और ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर ही फोकस रखना चाहिए। लॉगलाइन आपको अपने विजन की बड़ी पिक्चर दिखाने में मदद करता है। हालांकि ये समरीज की तरह नहीं होते हैं। लॉगलाइन को जितना हो सके उतना छोटा रखना चाहिए और इन्फॉर्मेशन देने के बजाय इसमें हाइलाइटेड आइडियाज़ पर फोकस करना चाहिए। लॉगलाइन को प्रेजेंट करने के लिए ग्रेट स्ट्रैटेजी है कि आप मेन आइडिया पर फोकस रखें। दूसरी आइडियाज़ मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। उन्हें मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और आमतौर पर एक एक्सप्लेनेशन, सपोर्टिंग डिटेल्स वगैरह के तौर पर आते हैं। लॉगलाइन क्रिएट करते वक्त सिर्फ मेन आइडिया पर फोकस करना ज़रूरी है। एक बार आपको अपने ऑडियंस का अटेंशन मिल जाए तो आप अपने प्रेजेंटेशन को सपोर्टिंग डिटेल्स की तरफ ले जा सकते हैं। इस टेक्निक को एक ऐसे पेड़ की तरह समझो जिसकी कई सारी ब्रांचेज हैं। आप मेन आइडिया पर बेस्ड एक लॉगलाइन क्रिएट करते हो जो कि पेड़ का तना है। इसकी ब्रांचेस बड़ी होती जाएंगी और वो सपोर्टिंग आइडियाज़ भी ओरिजिनल आइडिया की वजह से ग्रो करते जाएंगे। चलिए हम यहाँ ऑड्रे का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑड्रे यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज स्टूडेंट है जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट में स्पेशलिस्ट है। उसने अलग अलग बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हैजर्डस वेस्ट को अलग अलग करने के लिए एक सेल्फ सेपरेटिंग गार्बेज कंटेनर क्रिएट किया। गार्बेज कैन में डालने के बाद ये कंटेनर कचरे को स्कैन करता है। उसने सक्सेसफुली मशीन क्रिएट कर ली और उसका इन्वेंशन दुनिया भर में फेमस हो गया और कई मसालों को हल करने का तरीका बन गया जिसमें नेचर को बचना भी शामिल था। ऑड्रे ने अपना काम एक कन्वेंशन में डिस्प्ले किया जहां उसने एक बड़ा साइन रखा ताकि लोग उसके इन्वेंशन को देख सके। पोटेंशियल स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने और ज़्यादा सेल्फ सेपरेटिंग गार्बेज कंटेनर्स बनाकर एक लॉग लाइन क्रिएट किया ताकि उसके खर्चों के लिए फंड जमा हो सके। ऑड्रे ने एक शॉर्ट लॉग लाइन क्रिएट किया जो उसके काम को डिस्क्राइब करता था। उसने लिखा अ ब्राइटर फ्यूचर थ्रू सेल्फ सेग्रीगेटिंग गार्बेज डिस्पोजल, जिसके कारण कई स्पॉन्सर्स ने ऑड्रे को नोटिस किया। जब वो उसके बूथ पर पहुंचे तो उसने उन्हें अपने काम के फायदे के बारे में बताया। कई इन्वेस्टर्स ऑड्रे से काफ़ी इंप्रेस हुए और उसे कई ऑफर्स मिले। आप भी ये अचीव कर सकते हो। एक अच्छे लॉग लाइन के साथ आपको कई कस्टमर्स और ऑडियंस मिलेंगे जो आपको अपने ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।